गुड मॉर्निंग। डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुखदेव क्लेरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। जलवायु वर्गीकरण का मतलब यानी कि भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत की जलवायु जो है, भारत में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इस जलवायु को वर्गीकरण करने के लिए अनेक विद्वानों ने प्रयास किया है, जैसे कि कोपेन है, ट्रिवार्था है, थार्नवेट है, कंड्र्यू है। भारत के भी बहुत सारे जलवायुवेत्ता ऐसे रहे हैं जिन्होंने जलवायु वर्गीकरण करने का प्रयास किया है और जलवायु वर्गीकरण किए भी हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जितने भी जलवायु वर्गीकरण भारत के आज तक हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु वर्गीकरण है व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसके बाद यानी कि हम लोग कहें कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कोपेन से पूछे जाते हैं, इसके बाद में ट्रिवार्था से और थार्नवेट से। इन तीन जलवायु वेताओं के जलवायु वर्गीकरण में से क्वेश्चन है वो आते हैं। तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्गीकरण रहेगा वो रहेगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यानी कि चाहे वो भारत का जलवायु वर्गीकरण हो, चाहे वो विश्व का जलवायु वर्गीकरण हो और चाहे वो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण हो, ये जो जलवायु वर्गीकरण है इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कोपेन होता है। इसके बाद में ट्रिवार्था और थार्नवेट जो है वो कई बार इनके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 100 में से 95% जो क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है वो होती है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में से। तो हम लोग आज करेंगे बात व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। इससे पहले आप लोगों ने अगर इस डैफोडिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इस वर्गीकरण को समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है हालांकि वो पढ़ने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यानी कि ये जो व्लादिमीर कोपेन था ये एक जर्मनी का जलवायु वेत्ता था, जर्मनी का क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जलवायु वेत्ता। व्लादिमीर कोपेन ने जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था, यानी कि इसने पूरे विश्व को जलवायु जो है वो जलवायु प्रदेशों में बांटा था और इसके लिए इसने कुछ विधियों का सहायता ली थी या कुछ अलग अलग विधियों की सहायता से और कुछ तत्वों को आधार मानकर इसने अपना जलवायु वर्गीकरण किया था। तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था वो कब किया था, अगर हम इसकी बात करें तो इसने सबसे पहले जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण दिया था वो सन 1900 में दिया था। इसके बाद में इसने 1918 में इसका संशोधन किया था, अपने जलवायु वर्गीकरण में इसने कुछ परिवर्तन किया। इसके बाद में 1931 और 36 भी हमें पढ़ने को मिलता है कि इसके वर्गीकरण में संशोधन है वो किया गया था। तो कोपेन द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किए गए उसमें इसने किन विधियों की सहायता ली, किन तत्वों को आधार माना, उसकी हम बात करेंगे कि कोपेन एक जलवायु वेत्ता था और इस जलवायु वेत्ता ने इसने क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने विश्व की जो क्लाइमेट है, वर्ल्ड क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या आधार मान करके चला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसने कौन सी विधि अपनाई, अपना जलवायु वर्गीकरण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो इसकी विधि थी आनुभाविक विधि। इसका अभिप्राय यह था कि कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण देने के लिए विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के जलवायु से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए, यानी कि इसने इस चीज का अनुभव लिया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में उन आंकड़ों का विश्लेषण एनालाइज करके इसने जो है वो जलवायु वर्गीकरण दिया। तो इसकी जो विधि रही वो रही आनुभाविक विधि। इसके बाद में इसने क्या आधार माना,
वर्गीकरण का आधार, इस जलवायु वर्गीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वर्गीकरण का, इस जलवायु वर्गीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को किस टॉपिक को या किस सतह को आधार मान करके वर्गीकृत किया था। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि व्लादिमीर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में दो तत्वों को आधार माना था। एक तो क्या है, तापमान, और दूसरा है वर्षा। वर्षा और तापमान, इन दो तत्वों को इसने आधार माना था। और एक तीसरी चीज जो यहां पर नाम आता है वो आता है वनस्पति। कुछ एग्जाम में ये भी आधार माना गया है। जैसे आरपीएससी जो राजस्थान का बोर्ड है वो वनस्पति को भी जलवायु वर्गीकरण का आधार मानता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और उसमें वनस्पति उत्तर भी ठीक था। यानी कि अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इसके वर्गीकरण के जो मुख्य आधार थे वो तो दो ही थे, तापमान और वर्षा। लेकिन इसने एक लाइन का प्रयोग किया था, एक शब्दावली का प्रयोग किया था कोपेन ने। इसने बोला था कि हम लोग किसी भी स्थान की जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए या किसी भी स्थान की वनस्पति को आकलित करके या किसी भी स्थान की वनस्पति को देख करके वहां के तापमान और वर्षा का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि इसने क्या कहा कि किसी भी स्थान की वनस्पति जो है उसको देख करके हम लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थान पर वर्षा कितनी होती होगी और यहाँ का तापमान कितना रहता होगा। यानी कि वनस्पति जो है वो तापमान और वर्षा का क्या है, एक आधार है। हम यूं कहें कि इसको देख करके हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में अगर ऊंचे ऊंचे पेड़ है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है और अगर वो हरे भरे रहते हैं सारा साल, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे तापमान ज्यादा पाया जाता होगा और वहां पे वर्षा ज्यादा होती होगी। इसी कारण क्या है, वो पेड़ सारा साल हरे भरे दिखाई देते हैं और उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार अगर किसी क्षेत्र में पेड़ों की ऊंचाई बहुत कम है और पेड़ अगर दूर दूर अगर इस प्रकार से पाए जाते हैं तो इसका मतलब वहां पे वर्षा कम होती होगी। अगर किसी क्षेत्र में घास ज्यादा पाई जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे सवाना प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती होगी। यानी कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति जो है, या जैसे हम राजस्थान या भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात कर लें कि कहीं पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, जैसे केरला में यानी कि जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि वहां पर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तापमान भी दक्षिण भारत का ज्यादा रहता है। लेकिन मध्य भारत की अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वहां पे पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इसका मतलब कि वहां पे जो वर्षा है वो इसी प्रकार से कम होती होगी। या हम लोग भारत में जैसे हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वनस्पति का घनत्व कम होता जाता है, तो वर्षा भी जो क्या है क्या पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। लास्ट में जैसलमेर में वर्षा बहुत कम हो जाती है। तो जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है सबसे अंत पश्चिम में, वहां पे वनस्पति बहुत कम पाए जाने के कारण क्या वर्षा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से वर्षा और तापमान जो है वो किसी भी स्थान की वनस्पति को बता देंगे कि यहाँ पर इतनी वर्षा है, वो इतनी वनस्पति इस प्रकार की पाई जाती है, तो उसका कारण क्या है। तो कोपेन ने वनस्पति को आधार माना था तापमान और वर्षा का, और इसने यही कहा था कि किसी भी स्थान की वनस्पति को देख करके हम लोग तापमान और वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो तो है तापमान और वर्षा। लेकिन यहाँ पे वनस्पति नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, खास करके राजस्थान के संदर्भ में। अदरवाइज सेंट्रल एग्जामों में जैसे यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें तापमान और वर्षा को ही इसका आंसर माना जाता है। लेकिन अगर आरपीएससी पूछती है तो फिर तीनों को मानती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था वो तापमान, वर्षा और वनस्पति थे, और इसकी विधि थी आनुभविक। इसने बहुत सारे क्षेत्रों के आंकड़े लेकर के और अपने वर्गीकरण को दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोपेन ने जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था वो 5 भागों में किया था। यानी कि अब इसने आनुभाविक विधि आंकड़े इकट्ठे करके तापमान और वर्षा को आधार मान के
अपने वर्गीकरण का जो स्वरूप है वो तैयार किया। और इसने जो वर्गीकरण किया था उसके लिए इसने सर्वप्रथम क्या किया कि पूरे विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा। सबसे पहले इसने संपूर्ण विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा। इसके लिए इसने क्या किया कि जो 5 बड़े जलवायु प्रदेश इसने दिखाए या 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में जो इसने बांटा, इसके लिए इसने अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों का प्रयोग किया या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया। जैसे A, B, C, D, E। सर्वप्रथम इसने पूरे विश्व के जलवायु वर्गीकरण करने के लिए संपूर्ण विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा और इसके लिए इसने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया। अब वो कैपिटल लेटर है A, B, C, D और E। यहां पर इसने दिखाया था कि जो A है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, B है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, C है वो शीतोष्ण या हम लोग कहें कि उपोष्ण आर्द्र जलवायु है, D जो है वो शीतोष्ण हो जाएगा, C उष्ण शीतोष्ण हो जाएगा और E यानी कि ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा। वो इसने कैसे बांटा था, क्यों बांटा था, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि A जो है वो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसमें इसने कहा था कि तापमान जो है वो 18 डिग्री से ज्यादा, और दूसरी बात इसने कही थी कि वर्षा ज्यादा और वाष्पीकरण कम होना चाहिए। वर्षा ज्यादा और वाष्पीकरण कम। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वो जलवायु होती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जहां पे वर्षा ज्यादा होती है और वाष्पीकरण कम होता है, यानी कि जितना पानी बरस रहा है उसके बहुत कम हिस्सा ही वाष्पीकरण होकर उड़ता है और पानी नदियों में, झीलों में और सागरों में बह जाता है। तापमान जो 18 डिग्री से ज्यादा रहता है, सीधी सी बात है, उष्णकटिबंध है। दूसरा इसने कहा था कि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु बी, यहां पे बी की बात हम करते हैं। इसमें इसने कहा था उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। इसके लिए इसने कहा था कि वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा होगा और वर्षा कम होगी। वाष्पीकरण ज्यादा और वर्षा कम। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, कटिबंध कौन सा है, उष्ण ही है, लेकिन जलवायु कैसी है, शुष्क है। वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, यानी कि पानी जो है वो हवा के साथ वाष्प बन के तो ज्यादा उड़ जाता है लेकिन बरसता कम है, तो इसमें क्या होता है, लॉस होता है। जल बजट की हम बात करते हैं उस हिसाब से। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। फिर तीसरा है सी। सी का मतलब उष्ण शीतोष्ण या कहें कि उपोष्ण आर्द्र, इसको बोलते हैं उष्ण शीतोष्ण या उपोष्ण आर्द्र जलवायु। उपोष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण शीतोष्ण, और डी का मतलब होता है शीत शीतोष्ण। अब यहां पर इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों में।
कि जो शीतोष्ण कटिबंध है उसको इसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। एक उष्ण शीतोष्ण, एक शीत शीतोष्ण है। अब उष्ण शीतोष्ण का मतलब ये होता है कि अगर इस क्षेत्र में ठंडा महीना होता है, सबसे ठंडा महीना, उसमें भी जो तापमान है वो 3 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी कि गर्मी है वो ज्यादा पड़ती है। और गर्म महीने का जो तापमान है वो 10 से 22 के बीच में औसतन रहता है, 22 से ऊपर भी चला जाता है। शीत शीतोष्ण में इसने कहा था कि इसमें तापमान जो -3 डिग्री तक चला जाता है, और गर्म महीने का जो तापमान है वो 18 डिग्री से ऊपर नहीं जा पाता। इस प्रकार की कंडीशन इसने लगा दी। तो इसका तो तापमान जो है वो 3 डिग्री से ऊपर ही रहता है, प्लस में रहता है हमेशा, इसलिए उष्ण शीतोष्ण है। लेकिन शीत शीतोष्ण में तापमान -3 डिग्री से नीचे चले जाता है, इसलिए यहां पर शीत शीतोष्ण नाम लगता है। और नेक्स्ट इसने बांटा था ध्रुवीय, ई जो है उसे इसने दिखाया है ध्रुवीय जलवायु, या हम यूं कहें शीत जलवायु। इस प्रकार से ये 5 जो इसने अक्षर है वो प्रयोग किए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लोब के संदर्भ में, क्योंकि विश्व की जलवायु वर्गीकरण यहाँ पे हो रहा है। अब आगे के जो वर्गीकरण इसने किए थे वो सारे के सारे, यानी कि इसके जो उपभाग किए इसने, ये 5 मुख्य भाग हो गए, फिर गुण हो गए। इस प्रकार से हम बात करें सब डिवाइडेशन जो हुआ है उसमें इसने इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके जो है वो आगे बांटा है। जैसे AS, AW, BW, HW, BS, HW, CWG या DFC, इस प्रकार से EET, इस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण हुआ है। यानी कि आगे जो इसने जलवायु वर्गीकरण दिया है वो इन्हीं अक्षरों का सहायता लेके, शुरुआत में ये नाम आए हैं, फिर जो उसने स्मॉल लेटर का प्रयोग किया, यानी कि बड़े वर्गीकरण के लिए इसने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग कर दिया। फिर इसने इन्हीं प्रदेशों को आगे और मतलब इसका और विभाग करने के लिए, उपभाग करने के लिए फिर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स का, छोटे अक्षरों का प्रयोग इसने किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि सबसे पहले इसने पूरे विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा था, A, B, C, D और E। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोब के ऊपर इसने ऐसा क्यों किया था, या ये बांटने के लिए इसने क्यों किया। तो थोड़ा सा हम लोग ग्लोब की सहायता यहाँ पर लेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोब के ऊपर जो जलवायु कटिबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हमारी धरती के ऊपर 3 प्रकार के जलवायु कटिबंध होते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध, जैसे शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इस प्रकार से हम लोग पूरे धरती को 3 प्रकार के जलवायु कटिबंधों में बांटते हैं। उष्ण का मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र लगभग, फिर 30 से जैसे 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र, और फिर 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र। तो इस प्रकार से 0 से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में जो है वो उष्ण कटिबंध होता है। फिर 30 से 60 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध होता है, और 60 से फिर 90 के बीच में जो है वो शीत कटिबंध होता है। सूर्य की स्थिति के हिसाब से, पृथ्वी के परिक्रमण गति के हिसाब से जो है वो ये जलवायु कटिबंध इस प्रकार पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध जो है इसको इसने 2 भागों में बांट दिया। किस प्रकार से कि A उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। भूमध्य रेखा जो है यानी कि विषुवत जो रेखा है इसके आसपास 5-7 डिग्री का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिदिन वर्षा होती है। सूर्य किरणें सीधी पड़ने के कारण जो है वो वाष्पीकरण ज्यादा होता है, उष्णता ज्यादा पाई जाती है, और उसके कारण जो है वो प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा होती है। तो उसके कारण यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ती है। तो इसलिए इसने क्या प्रयोग कर दिया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी कि तापमान 18 डिग्री से ज्यादा है, वर्षा ज्यादा होती है, वाष्पीकरण कम होता है। तो इसने ए से जो उष्ण कटिबंध है
इसका ये भाग दिखा दिया, यानी कि उष्ण कटिबंध का इसने सब डिवाइडेशन कर दिया, दो भागों में बांट दिया, उष्ण कटिबंध का आर्द्र वाला भाग और उष्ण कटिबंध का शुष्क वाला भाग। फिर इसने बी का प्रयोग किया, यानी कि इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास 15 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो वर्षा है वो ज्यादा होती है, वाष्पीकरण कम होता है, तापमान उच्च पाया जाता है। फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो शुष्क जलवायु है वो 15-20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। वहां पे जो शुष्कता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जो है वो तापमान तो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। धरती के ज्यादातर बड़े बड़े मरुस्थल जो है वो 15 डिग्री से लेकर के 35 या 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, चाहे वो थार का मरुस्थल हो, चाहे वो सहारा का मरुस्थल हो, चाहे वो आटाकामा का मरुस्थल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हो, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षा कम होती है। तो यह शुष्क क्षेत्र होता है। फिर शुष्क को भी इसने आगे बांटा एस और डब्ल्यू में। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको इसने बी से दिखाया है, बी। उष्ण कटिबंध उसने दो भागों में बांट दिया, एक वो भाग इसका जो भूमध्य रेखा के नजदीक वर्षा ज्यादा होती है, एक वो भाग जो भूमध्य रेखा से दूर वर्षा जहां पर कम होती है। तो यानी कि बी का मतलब वर्षा कम, वाष्पीकरण ज्यादा। तो ये उष्ण कटिबंध जो है वो ए और बी दो भागों में बांटा था कोपेन ने, किसके हिसाब से? वर्षा के हिसाब से, यानी कि वर्षा को इसमें इसने आधार माना। फिर इसने दिखाया उष्ण कटिबंध सी और डी, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध जो है उसको इसने दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले इसने बताया उष्ण शीतोष्ण। अब यहाँ पे जो है वो बात ध्यान देने वाली है, उष्ण शीतोष्ण, सी का मतलब है उष्ण शीतोष्ण और डी का मतलब है शीत शीतोष्ण। तो देखिए हम लोग जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि गर्मी जो है वो घटती जाती है। भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वो सूर्य किरण सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। फिर जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं या दक्षिण की ओर जाते हैं तो जो गर्मी, सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए जो गर्मी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हालांकि सर्वाधिक गर्मी इसी तरफ पड़ती है, लेकिन जब सूर्य यहाँ होता है तो यहाँ पर नहीं पड़ती, सारा साल एक जैसी नहीं होती। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गर्मी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और जैसे हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बाद में आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ शीतोष्ण कटिबंध 30 से 60 के बीच। लेकिन ये जो कटिबंध है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस रेखा को पार कर दिया तो शीतोष्ण कटिबंध शुरू हो गया, 6 महीने सर्दी 6 महीने गर्मी, ऐसा नहीं होता। कि इसका जो निचला भाग है शीतोष्ण कटिबंध का, यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा सूर्य के नजदीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जैसे 30 डिग्री है और ये जैसे 60 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो ठंड ज्यादा होती जाएगी, यानी कि सूर्य की किरणें दूर है, लेकिन यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, यहाँ पे बहुत कम पड़ती है। तो इसका शीतोष्ण कटिबंध का जो निचला क्षेत्र है इसे हम उपोष्ण भी बोल देते हैं। उपोष्ण आर्द्र लिखा है मैंने यहाँ पे, ये उपोष्ण क्षेत्र भी जैसे राजस्थान के लोग उपोष्ण मानते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसका निचला जो भाग है शीतोष्ण कटिबंध का जो आधा भाग है उसमें क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है लंबे समय तक, और ये ऊपरी जो भाग है यहाँ पे लंबे टाइम तक या साल में अधिकांश समय तक सर्दी पड़ती है। तो ये गर्मी वाला क्षेत्र है, ये सर्दी वाला क्षेत्र है, क्योंकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो गर्मी कम होनी शुरू होती है। तो यहाँ इस क्षेत्र में लंबी ग्रीष्म ऋतु होती है और इस क्षेत्र में लंबी शीत ऋतु होती है। जैसे भारत के संदर्भ में ही हम लोग बात करते हैं, भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री तक पाया जाता है। 23.5 डिग्री यानी कि दक्षिण भारत में तो सारा साल गर्मी ही पड़ती है क्योंकि सूर्य के नजदीक है, समुद्र का प्रभाव। लेकिन 23.5 के उत्तरी भारत की हम अगर बात करें तो उत्तरी भारत में क्या होता है कि सर्दियों में तो भयंकर सर्दी पड़ती है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में, लेकिन इसके अलावा साल के 6-7 महीने गर्मी पड़ती है। गर्मी मार्च में पड़नी शुरू हो जाती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर वर्षा ऋतु आ जाती है, लेकिन गर्मी फिर भी पड़ती है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाकर के फिर थोड़ी गर्मी जो है वो कम होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, गर्मी 6-7 महीने 8 महीने पड़ती है और सर्दी मुश्किल से 3-4 महीने का टाइम होता है। तो ये क्या है हमारा निचला क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध का। लेकिन हम लोग हिमालय पार करके आगे चले जाते हैं
यानी कि तिब्बत से 40 डिग्री 45 डिग्री से आगे जाते हैं, साइबेरिया का क्षेत्र शुरू हो जाता है, वहां पर क्या होता है 7 से 8 महीने सर्दी पड़ती है। या जैसे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पे 7 से 8 महीने सर्दी पड़ती है, और जो गर्मी का जो पीरियड होता है वो 3-4 महीने का ही होता है, और गर्मी भी उतनी नहीं पड़ती जितने हमारे यहाँ पे पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है 45 से 48 डिग्री, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। तो यानी कि शीतोष्ण कटिबंध के ऊपरी क्षेत्र में 45 से 60 के बीच में जो है वो ग्रीष्म ऋतु कम होती है, शीत ऋतु ज्यादा होती है, लेकिन 30 से 45 के बीच में ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, शीत ऋतु छोटी होती है। तो इसलिए इसने क्या कर दिया कि इसको 2 भागों में बांट दिया। एक सी को दिखा दिया उष्ण शीतोष्ण, लंबी ग्रीष्म ऋतु वाला क्षेत्र, और डी को इसने दिखा दिया शीत शीतोष्ण, लंबी शीत ऋतु वाला क्षेत्र। तो यहां पर सी और डी, सी और डी शीतोष्ण को इसने 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद में बात रह जाती है ध्रुवीय जलवायु या शीत। अब 60 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र होता है दोनों गोलार्धों में, वहां पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती है जाकर के, और उसके कारण सारा साल ही लगभग क्या है सर्दी पड़ती है। तापमान जो है वो 10 डिग्री से ज्यादा, यानी कि साल के सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे रहता है। अदरवाइज 8 से 9 महीने 10 महीने जो है वो माइनस में रहता है, बर्फ जमी रहती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय जलवायु। 60 से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है। बाद में कोपेन ने जो है वो इसमें टी का प्रयोग भी किया था। टी मतलब टुंड्रा, टुंड्रा जलवायु यानी कि जो ई है, इसके लिए इसने बाद में टी का प्रयोग भी किया था। टुंड्रा जलवायु यानी कि पूरी तरह जो शीत जलवायु होती है उसी के अंदर कुछ ऐसी जलवायु जिसके अंदर साल के 2 से 3 महीने बर्फ पिघल जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, उस प्रकार की जलवायु होती है। महीने साल के 2-3 महीने तापमान बढ़ने के कारण, बर्फ के पिघलने के कारण जो है वो कुछ वनस्पति उग जाती है, अल्पकालीन वर्धन वाली वनस्पति होती है, वो थोड़े थोड़े फूल वाले से पौधे या इस प्रकार की वनस्पति, काई, लीचेन वगैरह जो है वो पनप जाती है, और उसके बाद में वो वनस्पति जैसी सर्दी पड़नी शुरू होती है वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, और उस जलवायु को टुंड्रा जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात होगी कि कोपेन द्वारा पूरे विश्व की जलवायु को 5 बड़े भागों में बांटा गया है, और ये 5 जो बड़े भाग है इसके लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का इसने प्रयोग किया है, ए बी सी डी और ई, और इसने इस प्रकार से इसको दिखाया है। ए यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जहां पे वर्षा ज्यादा और वाष्पीकरण कम होती है। बी का मतलब उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु का क्षेत्र जहां पे वर्षा कम और वाष्पीकरण ज्यादा होती है। सी का मतलब उष्ण शीतोष्ण जहां पे लंबी ग्रीष्म ऋतु होती है। डी का मतलब शीत शीतोष्ण जहां पे लंबी शीत ऋतु होती है। ई का मतलब शीत ऋतु यानी कि ध्रुवीय जलवायु जो है वो होती है। इस प्रकार से कोपेन द्वारा शुरुआत में पूरे विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा गया था। इसके बाद में इसने जो है वो गौण भागों में बांटा था, और फिर इसने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का जो प्रयोग है वो किया था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि आज हम लोगों ने पढ़ा था भारत की जलवायु का वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय जो है ये जर्मनी का एक जलवायु वेता था, और इसने पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण करने के लिए आनुभाविक विधि का प्रयोग किया था, यानी कि इसने अलग अलग क्षेत्रों के डाटा कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंटल मेथड अपनाया था। इसने पूरे विश्व को जलवायु वर्गीकरण करने के लिए तापमान और वर्षा को आधार माना था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वर्गीकरण का। तापमान और वर्षा के लिए इसने कहा था कि किसी भी स्थान की वनस्पति को देख करके हम लोग इनका अनुमान लगा सकते हैं, तो इसलिए वनस्पति को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसने आगे अपना वर्गीकरण दिया, तो ये 5 बड़े अक्षरों का प्रयोग करके इसने 5 भागों में बांटा, फिर आगे गौण भागों में बांटा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये जो चीजें मैंने यहाँ तक बताई है वो समझ में आई होगी। कल हम इसके जो छोटे अक्षरों का प्रयोग करके, स्मॉल लेटर का प्रयोग करके इसने जो आगे का जो पार्ट बताया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।